करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बारिश के लिए अनोखी परंपरा की भी है। हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इस बीच शिमला के भट्टा कुफर में एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे से पहले ही इमारत को खाली करवा लिया गया था, जिससे और बड़ा हादसा होने से टल गया। उधर चंडीगढ़ में बारिश से सड़क पर गड्ढा बन गया, जिसमें एक बाइक गिर गई। हालांकि फिर स्थानीय लोगों ने मिलकर बाइक और बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार में गया के एक वाटरफॉल से कुछ पर्यटकों को सकुशल बचा लिया गया। दरअसल लंगुराही पहाड़ी वाटरफॉल पर उस समय अफरा तफरी मच गई थी जब वहां अचानक तेज पानी का बहाव आ गया था। इसी तेज बहाव में 3-4 पर्यटक फंस गए। फिर इनमें से कुछ बहने लगे, जिन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने तुरंत बिना सोचे मदद के लिए हाथ बढ़ाए। फिर एक एक कर सभी को बाहर निकाल लिया। यूपी के महाराजगंज में बारिश के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया, जो सुर्खियों में आ गया। दरअसल यहां इंद्रदेव को खुश करने के लिए नौतनवा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता गुड्डू खान को कुछ महिलाओं ने कीचड़ से नहला दिया। इस मौके पर वहां पारंपरिक कजरी गीत भी गाए गए। बीते कई दिनों से वहां बारिश नहीं हो रही है, जिससे आम लोगों का गर्मी से बुरा हाल है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में ये अनोखा तरीका अपनाया गया ताकि बारिश हो। इलाके में ऐसी मान्यता है कि अगर नगर या गांव के मुखिया या किसी सम्मानित व्यक्ति को कीचड़ और पानी से ऐसे नहलाया जाए तो इंद्रदेव खुश होकर बरसात करते हैं। इसी परंपरा के तहत ये महिलाएं गीत गाते हुए बीजेपी नेता के आवास पर पहुंची और फिर हाथ पैर रस्सियों से बांधकर जमीन पर गिरा दिया और ऐसे अनोखे तरीके से नहलाया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुछ युवकों को एक कॉलेज के बाहर 2 कारों से स्टंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने इन कारों के भारी भरकम चालान काट दिए। दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें कुछ युवक चलती कारों के दरवाजों पर बैठे हुए नजर आ रहे थे, साथ ही इन कारों को लहराते भी दिखाई दे रहे थे। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। उसने एक कार का 63,500 रूपये का चालान काट दिया तो दूसरी कार का 57,500 रूपये का चालान किया। असम के करीमगंज जिले में एक कार से अनोखा प्रयोग किया गया, जो चर्चा में आ गया। दरअसल यहां के बदरपुर इलाके के एक तालाब में एक कार दौड़ती नजर आई। इसे अभी रॉय नाम के युवक ने ये नया रूप दिया है। वो पेशे से एक साधारण मोटर मैकेनिक हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से एक वाटर जेट कार बनाने का दावा किया है, जो पानी पर आसानी से चल सकती है। अभी ने इसे बनाने में पूरा 1 साल लगाया है। अभी के इस प्रयोग के ट्रायल को देखने के लिए वहाँ लोगों की भी भीड़ जुटी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर टीवी की मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत से जुड़ी है। शेफाली जरीवाला के अचानक निधन ने सभी को शॉक कर दिया है। उनकी मौत से परिवार ही नहीं बल्कि फैंस भी टूट गए हैं। लेकिन शेफाली की मौत को लेकर संदेह बरकरार है। ऐसे में डॉक्टर्स ने आशंका जताई है कि उनकी मौत लो बीपी की वजह से हो सकती है, क्योंकि उस दिन व्रत की वजह से उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर मौत की असल वजह क्या है। ऐसे में जरूरी है कि लो बीपी से जुड़ी अचानक मौत को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। रीमेक सॉन्ग कांटा लगा गाने से मशहूर हुई शेफाली जरीवाला की मौत की वजह पहले कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही थी, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनकी मौत बीपी लो की वजह से हुई। पुलिस को मिली शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि शेफाली लो बीपी के कारण बेहोश हो गई और बाद में उनकी मौत हो गई। मुझसे शादी करोगी में सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ काम कर चुकी शेफाली के इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट फैंस को रुला देगी। उन्होंने अपनी मौत से 5 दिन पहले अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था, जो कि उनका फोटोशूट था। इस फोटोशूट में शेफाली ने सिल्वर रंग का ब्लिंक जंपसूट पहना हुआ है, जिसमें वो बेहद ही ग्लैमरस लग रही थी।
हंसती मुस्कुराती शेफाली के इस पोस्ट को देखने के बाद हर किसी को ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस कहीं नहीं गई हैं और अभी भी वो हमारे बीच में ही हैं। उन्होंने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा था, ब्लिंक इट ऑन बेबी। 27 जून को हुई शेफाली की मौत को लेकर अभी पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस की जांच के बीच उनकी मौत के कारण को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मौत किस वजह से हुई इसका पक्के तौर पर पता अस्पताल से आने वाली रिपोर्ट से ही होगा। हालांकि पुलिस ने शेफाली की मौत के कारण को जानने के लिए उनके खून और विसरा के नमूने ले लिए हैं, जिनकी जांच हो रही है। जांच के बाद ही ये पक्के तौर पर पता चल पाएगा कि शेफाली की मौत के पीछे की असली वजह क्या है। मुंबई पुलिस को यह पता चला है कि शेफाली जरीवाला एंटी एजिंग मेडिसिन ले रही थी बहुत समय से, और उनके परिवार ने यह भी बताया कि बहुत वक्त से वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ये मेडिसिन ले रही थी। इसके अलावा फोरेंसिक टीम को उनके घर पर एंटी एजिंग मेडिसिन मिले हैं, गैस्ट्रिक की समस्या से रिलेटेड दवाइयां मिली हैं, विटामिन सी के पिल्स मिले हैं और ग्लूटाथियोन इंजेक्शन मिले हैं। जून 27 को जिस दिन शेफाली की मृत्यु हुई, उस दिन शेफाली ने उपवास रखा था, वो फास्टिंग कर रही थी, और क्योंकि उनके घर पर पूजा थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी सारी दवाइयां भी ली और ग्लूटाथियोन का एक इंजेक्शन भी लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, जिसका पुलिस इंतजार कर रही है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि शेफाली की मौत सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। शेफाली के परिजनों की माने तो वो हार्ट की परेशानी से जूझ रही थी और उनका इलाज भी चल रहा था। मौत से एक दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक दिख रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि शेफाली यंग दिखने के लिए एंटी एजिंग ड्रग्स ले रही थी। 27 जून को परिवार ने घर में धार्मिक पूजा रखी थी, जिसके चलते शेफाली ने पूरे दिन व्रत रखा था। इसके बावजूद दोपहर में उन्होंने एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन ले लिया। करीब 8 साल से वो इस तरह के इंजेक्शन और दवाई ले रही थी। पुलिस अधिकारियों को संदेह है कि उपवास के दौरान लिए गए इंजेक्शन की वजह से ही कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक गया है। हार्ट रुकने के 1000 कारण होते हैं, उसमें हार्ट अटैक भी है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो फिर हार्ट रुक जाएगा और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मरीज की जान जा सकती है या चली जाती है। लेकिन यूजुअली कार्डियक अरेस्ट दिल की धड़कन की बीमारी के कारण होता है। धड़कन की कोई ऐसी बीमारी है जब धड़कन काफी स्लो हो जाए या काफी तेज हो जाए, जिसको आप वीटी या वीएफ कहते हैं, तो सडनली हम मरीज को शॉक देना पड़ता है। उसमें खून की धमनियों का कोई रोल नहीं है, उसमें एंजियोग्राफी का कोई रोल नहीं है। ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जैसे घर में सर्किट होता है तो हार्ट के अंदर भी सर्किट होती है, उसमें हमें शॉक देने की जरूरत होती है। तो कार्डियक अरेस्ट है जिसमें हमें शॉक देने की जरूरत होती है। हार्ट अटैक है जिसमें हमें एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। अब इन दोनों के कई कारण हो सकते हैं। हार्ट अटैक भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, हार्ट फेलियर भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। कई बार बचपन की कई धड़कनों की बीमारी होती है जिसमें भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ तौर पर कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल अब एंटी एजिंग दवाओं और कार्डियक अरेस्ट के बीच संबंध को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या एंटी एजिंग ड्रग्स लेने से कार्डियक अरेस्ट की नौबत आ सकती है। साथ ही ये भी कि एंटी एजिंग दवाएं क्या इतनी खतरनाक हैं, क्या ये जानलेवा हो सकती हैं। जैसा कि पुलिस का दावा है कि शेफाली ने खाली पेट ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन लिया था, इसलिए डॉक्टरों को संदेह है कि इस दवा को लेने के बाद उनका बीपी तेजी से गिरा। ऐसे में सवाल है कि ग्लूटाथियोन जैसी एंटी एजिंग दवाएं आखिर हैं क्या और ये किस तरह से काम करती हैं। दरअसल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का मकसद उम्र बढ़ने के साथ चेहरे त्वचा पर दिखाई देने वाले लक्षणों जैसे झुर्रियों, ढीली त्वचा और उम्र के धब्बों को कम करना या इसे डिले करना होता है। जवां बने रहने के चाहत वालों में ये उपाय काफी ट्रेंडिंग रहा है। यह हमारे शरीर में कोलेजन उत्पादन को बढ़ाने, चेहरे की मांसपेशियों को टाइट रखने या फिलर्स के साथ त्वचा को जमा बनाए रखने में मदद करते हैं। उपचार के ये तरीके शरीर के प्राकृतिक हार्मोनल चक्र को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं, जिसका शरीर पर कई प्रकार से नेगेटिव असर भी हो सकता है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में आमतौर पर रेटिनॉल और पेप्टाइड्स जैसे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो झुर्रियों को कम करने और त्वचा की बनावट में सुधार जैसे लाभों के लिए जाने जाते हैं। दावा है कि रेटिनॉल से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें सूखापन, लालिमा और सूरज के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। इसके अलावा कुछ दूसरे कंपाउंड्स शरीर में हार्मोनल साइकिल को रोकते हैं, जिसका स्वास्थ्य पर कई प्रकार से गंभीर और लॉन्ग टर्म असर देखने को मिल सकता है।
अब पता कैसे चले कि आपको हार्ट अटैक हुआ है या कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है? तो कि कार्डियक अरेस्ट तो एक सडन चीज है। कभी मैक्सिमम आपको चक्कर आ सकते हैं, कभी कभी सीने में दर्द हो सकता है या घबराहट फील हो सकती है। लेकिन हार्ट अटैक के बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे लोग कहते हैं कि जॉ से लेके नाभि तक कोई भी परेशानी है, जरूरी नहीं कि पेन हो, जॉ से नाभि तक अगर कोई भी परेशानी है तो वो हार्ट का हो सकता है, इंक्लूडिंग दोनों आर्म और बैक। इसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो गैस को लेकर होती है। लोगों को लगता है हमें गैस हो गया। तो ये गैस कई बार हार्ट की शिकायत हो सकती है, स्पेशली अगर गैस रात में हो या खाना खाने के बाद हो, डकार काफी आ रही हो, खाना खाते ही आपका पेट भारी हो जाता हो, या फिर आप चलने में परेशानी हो रही हो। जितना आप पार्क के मान लीजिए 4 चक्कर लगाते थे, अब 2 चक्कर में थक जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है। तो गैस होना, घबराहट होना, चक्कर आना, सीने में दर्द तो है ही, लेकिन पेट का दर्द भी, बैक का पेन भी, जो काम पहले आसानी से कर लेते थे अगर वो काम आजकल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी डाइट अगर सडनली कम हो गई हो कि खाना खाते ही पेट भर जाता है, तो ये सब चीजें हार्ट अटैक का हो सकता है। फिलहाल शेफाली जरीवाला के निधन की खबर ने उनके फैंस और इंडस्ट्री को गहरा सदमा दिया है। अब सबकी नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे पता चलेगा कि अचानक हुई मौत एक हादसा है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है। ये सारी बातें पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। ऐसे में जरूरी है कि लोग भी से जुड़ी अचानक मौत को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने दिया इस्तीफा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अपने सबसे लंबे विदेश दौरे पर जाएंगे। उनका ये दौरा 2 से 9 जुलाई तक होगा। इस दौरान पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। वो 6 जुलाई से ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अपने इस विदेश दौरे की शुरुआत पश्चिम अफ्रीका से करेंगे। वो 2 और 3 जुलाई को घाना के दौरे पर रहेंगे। ये प्रधानमंत्री की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। 3 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री घाना की आधिकारिक यात्रा पर जाएगा। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नया नाम सामने आने के बाद ये फैसला लिया। चर्चा है कि आलाकमान ने एन रामचंद्र राव के नाम पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष के पद पर सहमति जताई है। ऐसे में राजा सिंह ने हैदराबाद में पार्टी दफ्तर पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये भी लिखा कि बहुत से लोगों की चुप्पी को सहमति नहीं समझा जाना चाहिए। राजा के मुताबिक वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बोल रहे हैं जो आशा के साथ खड़े थे और आज निराश महसूस कर रहे हैं। भारत की सैन्य ताकत और बढ़ जाएगी। दरअसल डीआरडीओ ब्रह्मोस से बेहतर मिसाइल बना रहा है। ये K6 हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी परमाणु सबमरीन से परीक्षण की तैयारी हो रही है। इस मिसाइल को S5 श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों पर तैनात करने की योजना है। बताया जा रहा है कि इस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल K6 की गति और रेंज ब्रह्मोस मिसाइल से बेहतर होगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई। दरअसल बारिश की वजह से पहले 4 धामों की यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन सोमवार को ये रोक हटा ली गई। इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ की भी यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। राज्य के कई हिस्सों में सड़कों को खोलने के बाद ये फैसला लिया गया। इस बीच सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो गई। यूपी के कानपुर में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर कप क्रिकेट मैच के दौरान एक विवाद सामने आया। यहाँ एमएलसी अरुण पाठक और एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा के बीच बहस हो गई। ये मामला उस समय शुरू हुआ जब एमएलसी के सुरक्षाकर्मी को हथियार के साथ स्टेडियम में घुसने से रोक दिया गया। बाद में महापौर प्रमिला पांडे और बीजेपी के कुछ और पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामला शांत हुआ। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गईं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद बालटाल बेस कैंप पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अमरनाथ यात्रा के काफिले का ड्राई रन किया। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और ये यात्रा कुल 38 दिनों तक चलेगी।
और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कोलकाता के लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुई गैंग रेप की घटना पर बंगाल से लेकर पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। आज बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता के उस कॉलेज तक जाना चाहती थी, लेकिन क्राइम सीन के प्रोटेक्शन का हवाला देकर बीजेपी की टीम को वहां जाने से रोक दिया गया। बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालात चिंताजनक है। पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी ऐसी ही घटना हुई थी और ये चिंताजनक है कि एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को अपने गिरेमाव में झांकना चाहिए। बीजेपी शासित राज्यों में हुई रेप की घटनाओं पर वो क्यों चुप्पी साध लेते हैं। वैसे तो कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप की वारदात के तीनों आरोपी और एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पीड़ित को न्याय दिलाने से ज्यादा राजनीतिक हंगामा हो रहा है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा का कनेक्शन टीएमसी से रहा है, क्योंकि टीएमसी के कई बड़े चेहरों के साथ उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। 2021 का ये वीडियो आज चर्चा में है, जिसमें मनोजीत मिश्रा टीएमसी के विरोध मार्च का नेतृत्व करते हुए दिख रहा है। गैंगरेप की वारदात सामने आने के पहले दिन से ही टीएमसी सफाई दे रही है कि आरोपी मनोजीत मिश्रा का 2022 से ही पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सवाल है कि ममता बनर्जी के राज्य में पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ रेप और मर्डर हुआ और 10 महीने के भीतर कोलकाता के लॉ कॉलेज में दोबारा गैंगरेप हो गया। इस बीच कोलकाता पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ममता सरकार को पहले ही कटघरे में खड़ा कर चुकी है। एक के बाद एक घटनाएं घट रही है पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी चुप करके बैठी हुई हैं। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने सत्यपाल सिंह जी के नेतृत्व में उसमें विप्लव देव भी है, मीनाक्षी लेखी जैसी विप्लव देव जैसी एक्स चीफ मिनिस्टर, मीनाक्षी लेखी जैसी एक्स सेंट्रल मिनिस्टर और बाकी लोग 4 जन की ऐसी एक टीम बना के उन्होंने भेजा है, फैक्ट फाइंडिंग टीम। और मैं उनको एकम्पनी करूँगा, उनको लेकर उन प्लेसों में जाऊँगा और जाके एक रिपोर्ट बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है इस कमेटी के द्वारा। मुझे विश्वास है कि ममता दीदी की सरकार हमको जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ हमको जाने देगी। वहाँ जिन अधिकारियों ने इसमें जो है तहकीकात की है उनसे चर्चा करने देगी। कॉलेज के जो अधिकारी लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे बात करने देगी। और अगर हमको अलाउ नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है वो सच्चाई छिपाना चाहते हैं। और बार बार जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी बहन और बेटियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ये मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जो है ममता दीदी की जो लेड सरकार है उसमें पूरी तरह से मोरली फेल हो चुकी है। कोलकाता लॉ कॉलेज मामले से महिला सुरक्षा पर फिर से कटघरे में खड़ी ममता सरकार ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो लोग आए हैं, इनकी असली सच्चाई क्या है? कौन लोग आए? विप्लव देव, मनन मिश्रा, सत्यपाल सिंह और मीनाक्षी लेखी। इनकी सच्चाई क्या है? आप तो रह चुके हैं विप्लव देव, आपके राज्य में त्रिपुरा में आप मुख्यमंत्री थे। इस तरीके के खून और बलात्कार होते थे, आप कुछ नहीं करते थे। कौन? विप्लव देव। मनन मिश्रा का कहना ये है कि अगर कोई भी पीड़िता आके बोलेगी कि मेरे ऊपर यौन अत्याचार हुआ है, उसके उस कंप्लेंट को, उस आरोप को कोई फेस वैल्यू में नहीं लेना चाहिए। ये इनकी सोच है। सत्यपाल सिंह हाथरस जब कांड वो हुआ था, तब वो कहते हैं कि पुलिस इसमें क्या करेगा। ये सत्यपाल सिंह अब पश्चिम बंगाल में आए। मीनाक्षी लेखी एक समय सांसद हो चुकी उन्होंने कहा था संसद में खड़े होके विपक्ष के दल के एक सांसद को कि आप चुप रहिए, बैठ जाइए, नहीं तो ईडी सीबीआई भेजेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को कहिए पहले उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, गुजरात का बिल्किस, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, एक के बाद एक जो रेप या रेप रिलेटेड क्राइम अगेंस्ट वीमेन
जो हुआ है पहले उसका हिसाब उनको देने को बोलिए, बाद में बंगाल लेकर बात करेंगे। लीगली जो जो करना है वो चल रहा है। टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधकर कोलकाता गैंगरेप केस में बचाव करने की कोशिश की तो मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी जैसे टीएमसी नेताओं ने खुद पीड़ित को कटघरे में खड़ा करके पार्टी की फजीहत करा दी। हालांकि दोनों नेताओं के बयान से टीएमसी ने पल्ला झाड़ा है, लेकिन नौबत यह है कि कल्याण बनर्जी का विरोध जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया तो उन्होंने उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे संसदीय तो नहीं कहा जा सकता। Mohua Moitra has come back to India after 1 month, 30 days, 15 days, after completing her honeymoon. And after coming back to India, she has started to fight against me. एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में अगर गैंगरेप की वारदात के बाद राजनीति का ये स्तर हो जाए तो सवाल तो उठना लाजिमी है। वहीं कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई इस भयावह घटना ने फिर एक बार राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर आ गए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 452 अंक लुढ़ककर 83,606 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 121 अंक फिसला, ये गिरकर 25,517 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार को सोना 200 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 97,470 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 200 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,02,800 रुपए पर आ गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 23 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 73 पैसे हो गई। मई में औद्योगिक उत्पादन दर में 1.2% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये बेहद कम है। पिछले साल इसी महीने यानी मई 2024 में ये 6.3% था। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस भारत की सबसे सेफ हाइब्रिड एमपीवी बन गई है। इसे BNCAP यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम से क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। क्रैश टेस्ट में कार ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.47 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट हासिल किए हैं। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस की। दुनिया भर में फैली इन्फोसिस कंपनी के दफ्तरों में लाखों कर्मचारी काम करते हैं। इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों की सेहत को लेकर एक नया कदम उठाया है। इन्फोसिस अपने कर्मचारियों को हाइब्रिड कल्चर के तहत दफ्तर और घर दोनों जगह से काम करने की छूट देती है, लेकिन कंपनी ने हाइब्रिड कल्चर के तहत वर्क फ्रॉम होम वाले कर्मचारियों के ओवरटाइम करने पर चिंता जताई है। कंपनी ने अपने 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखें और ओवरटाइम ना करें। दरअसल कंपनी ने देखा है कि कई कर्मचारी जब घर से काम करते हैं तो वे लंबे समय तक काम करते रहते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी अब हर कर्मचारी के काम के घंटों पर नजर रख रही है। कंपनी का पैरामीटर है कि एक दिन में 9 घंटे 15 मिनट और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी इससे ज्यादा घंटे काम करता है तो उसे कंपनी की तरफ से एक ईमेल भेजा जाता है। इस ईमेल में लिखा होता है कि पिछले महीने उन्होंने औसतन कितने घंटे काम किए, जो कंपनी के तय पैरामीटर से ज्यादा है। इस ईमेल के जरिए कर्मचारी को याद दिलाया जाता है कि सेहत के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है। कंपनी कहती है कि ऐसा करना सिर्फ उनके अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक काम में अच्छा करने के लिए भी जरूरी है। ईमेल में कर्मचारियों को कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं, मसलन कि वे काम के बीच में नियमित ब्रेक लें। अगर काम का बोझ ज्यादा लगे या फिर प्राथमिकताएं तय करने में मदद चाहिए तो अपने मैनेजर को बताएं। काम के घंटों के बाद पूरी तरह से आराम करें और जहां तक हो सके काम की बातों से दूर रहें। कंपनी का ये कदम ऐसे समय में आया है जब खबरें आ रही हैं कि आईटी सेक्टर में काम करने वाले यंग प्रोफेशनल्स की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। उनमें खासकर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ना बताया जा रहा है।
इन्फोसिस कंपनी की इस पहल को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अगर देखा जाए वर्क लाइफ जिस तरीके से चल रही है इस वक्त और भी चीज़ों का स्ट्रेस है लाइफ में, तो अगर एक ह्यूमन का अगर वर्क बैलेंस लेके चलें तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर घर से काम करते हैं तो बहुत से कॉरपोरेट कंपनीज समझते हैं कि अगर घर से काम करते हैं तो 24 आवर्स जो है एम्प्लॉई जो हम कहेंगे वो मानेगा। तो इस चीज़ के लिए भी अगर वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है स्टिल उसके पास उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी फैमिली लाइफ है, तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट ना हो, तो उस हिसाब से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इट्स अ गुड पॉलिसी। अगर देखा जाए इन अदर कंट्रीज सेम पॉलिसी लाइक ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो यू कैन क्विट फ्रॉम योर जॉब आफ्टर योर टाइम ओवर, और यहाँ पे ये MNCs में बिल्कुल नहीं है। जैसे कॉरपोरेट का कल्चर यहाँ इंडिया का तो किसी को नहीं पसंद अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया है, ये गेम चेंजर में भी साबित हो सकता है। तो आई फील लाइक कि इन्फोसिस ने जो कदम लिया है विच इट्स लाइक वेरी करेक्ट, क्योंकि ज़िंदगी में लाइक वर्क बैलेंस और लाइक लाइफस्टाइल एकदम मेंटेन्ड होनी चाहिए। तो आई फील लाइक कि इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी कि हर किसी की ज़िंदगी में वर्क एंड पर्सनल लाइफ सेपरेट हो। I feel like what she said is absolutely correct. Work or life balance is super important and super necessary. चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीप सीक को बड़ा झटका। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। रेलवे 1 जुलाई यानी मंगलवार से स्मार्ट आधार बुकिंग समेत कई नए नियम लागू कर देगा। पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन सुधारों की समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने टिकट बुकिंग सिस्टम को स्मार्ट, पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली बनाने का ऐलान किया था। यानी अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सिर्फ वेरीफाइड यूजर्स ही IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकेंगे। इसके लिए यूजर्स को अपने IRCTC अकाउंट को आधार से वेरीफाई करना जरूरी है। इसके अलावा अब तत्काल बुकिंग के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। ये फैसला तत्काल टिकटों की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीप सीक को बड़ा झटका लगा। दरअसल कंपनी के खिलाफ जर्मनी में एक बड़ी कार्रवाई हुई। वहां सरकार ने गूगल और एप्पल को ये निर्देश दिया कि वो ऐप स्टोर से डीप सीक की R1 ऐप हटा दे। इसके पीछे डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई गई है। इससे पहले कंपनी पर अपने यूजर्स का डेटा चीन के सर्वर पर भेजने का भी आरोप लगा था। ब्रिटेन की टेक कंपनी नथिंग मंगलवार को एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इसका नाम नथिंग फोन 3 है। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी मददगार साबित होगा। चर्चा है कि इसकी कीमत 800 यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 91,000 रुपए हो सकता है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय बाजार में नथिंग फोन 3 काफी कम कीमत में पेश होगा। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको मिजोरम की खूबसूरत वादियों के बीच विकास की रफ्तार दिखाएंगे, जहां अब राजधानी आइजोल तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम लगभग पूरा हो गया है। बैरागी सरांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के तहत अब असम के सिलचर से आइजोल सीधे जुड़ गया है। यहाँ 52 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर 48 सुरंग बनाए गए हैं, जिसका उद्घाटन भी अब जल्द ही होने वाला है। मिजोरम की प्राकृतिक सौंदर्यता और वादियों के बीच बना ये रेलवे ट्रैक किसी अजूबे से कम नहीं है। पहली बार अब मिजोरम देश के बाकी हिस्सों से रेल नेटवर्क के जरिए जुड़ने जा रहा है। इसके लिए बैराबी सरांग रेलवे लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। हालांकि मिजोरम की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पटरियों का जाल बिछना इतना आसान नहीं था। शायद यही वजह है कि इस ट्रैक को भारतीय रेलवे के सबसे कठिन प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इस रेलवे प्रोजेक्ट में कदम कदम पर एक चैलेंज था। कभी ज्यादा बारिश तो कभी लैंडस्लाइड की वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी दिक्कतें आ रही थी और साल में सिर्फ 4 महीने ही काम हो पाता था।
भले ही इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन भारतीय रेलवे ने मिजोरम की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच रेलवे का जाल बिछाकर सबसे मुश्किल काम आसान कर दिया। ये प्रोजेक्ट एक हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल मूवमेंट बोल सकते हैं, कमीशनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट आईजोल के लिए, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में टोटल जो 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट में से ये 4th स्टेट जो है उसकी कैपिटल ये कनेक्ट होगी। सबसे पहले हमारी 3 कैपिटल कनेक्टेड हैं, गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर, और ये 4th स्टेट होगी। ये वन ऑफ द रिमोटेस्ट स्टेट आती है, और ये पूरी की पूरी स्टेट जो है हिली एरिया पे है, मतलब कि हिली एरिया में है। और इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है काफ़ी इशू रहता है, क्योंकि अभी तक जो है हाईवे का जो कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं है, और बाकी जो सिर्फ बाय एयर वाले ही जो है आने जाने का जो है मेन यहाँ पर मीडिया है। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 51.38 किलोमीटर लंबा है, और इस प्रोजेक्ट को जो सेंक्शन 2008-9 में सेंक्शन हुआ था, और इसका जो इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था। इस नए रेलवे नेटवर्क के जरिए अब आसानी से असम के सिलचर से मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए करीब बैराबी सेरांग रेलवे लाइन पर 52 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया गया है, जिस पर 4 नए स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें मिजोरम का हॉटरॉकी, कॉनबोई, मुलखांग और सेरान रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि मिजोरम में इससे पहले केवल बैराबी शहर तक ही रेलवे ट्रैक था, जहां से आगे के सफर के लिए सिर्फ सड़क ही एकमात्र जरिया था। इसमें न केवल समय अधिक लगता था, बल्कि मौसम खराब होने पर भूस्खलन जैसी समस्याएं भी आ जाती थी। लेकिन अब इस नए रेलवे ट्रैक के बनने से असम की कनेक्टिविटी सीधे मिजोरम की राजधानी आइजोल से हो गई है, जिसमें करीब 12 किलोमीटर तक 48 सुरंगें बनाई गई हैं, 55 बड़े और 87 छोटे ब्रिज समेत कुल 142 लोहे के ब्रिज बनाए गए हैं, 5 सड़क ओवर ब्रिज और 9 सड़क अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। जो हमारा 51 मीटर का अलाइनमेंट है, ये पूरे का पूरा जो हमारा हिली टेरेन में से पास होता है, जो हिली टेरेन जो हमारा जंग हिमालयज है। इसमें 31% हमारा टनल है, मतलब कि 15.8 किलोमीटर, 21% अराउंड 12 किलोमीटर जो है हमारे टोटल ब्रिज की लेंथ आ जाती है, और बाकी जो 44% बन जाता है वो हमारा मोस्टली जो है डीप कटिंग के बीच में आता है। तो अगर आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टनल, ब्रिज और डीप कटिंग मोस्टली जो है। तो इसलिए पूरी की पूरी अलाइनमेंट में काम करना एक हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिलहाल बैराबी सेरांग रेलवे लाइन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलवे लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। एक बात तो साफ है कि इस नई रेलवे लाइन के निर्माण से यहाँ पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही सिलचर से होते हुए आइजोल की यात्रा करने वाले यात्रियों को एक शानदार अनुभव भी मिलेगा, जिसमें मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और घने जंगल भी देखने को मिलेंगे। और ये रेलवे लाइन आने वाले दिनों में आइजोल के लिए नई लाइफलाइन बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेपाल में फिर भूकंप के तेज झटके आए, सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का ब्राजील भी मुरीद हो गया। दरअसल ब्राजील ने इसको लेकर अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय में सचिव पी कुमारन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ब्राजील की दिलचस्पी न केवल खरीद में है, बल्कि वो भारत के साथ मिलकर इस सिस्टम का उत्पादन भी करना चाहता है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर इसी हफ्ते बात होगी, जब पीएम मोदी ब्राजील के दौरे पर होंगे। नेपाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 रही। ये वहां 2 दिनों में तीसरा भूकंप का झटका रहा। हालांकि राहत की बात यह है कि इन भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तुर्की के इजमिर में जंगल की आग बेकाबू होती जा रही है। वहां के रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। ऐसे में कई लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े हैं। उधर हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने एक बड़ा दावा किया। दरअसल उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु
बम बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि अगर इस खतरे को कम करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो वो दोबारा प्रयास कर सकता है। कोलंबिया के मोनिक्विरा शहर में गधों की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये वहां 2 दशक पुरानी परंपरा है। इस प्रतियोगिता में गधों को अलग अलग तरीके से सजाया जाता है और फिर उन्हें सम्मानित किया जाता है। न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।